अब इसमें दो तरह के लोग हैं ना, वही मैं बात कर रहा हूँ। एक वो है जिनको थोड़ा बहुत पढ़ाई में इंटरेस्ट है, या जो लोगों ने पढ़ा हुआ है और मतलब उनको एक एज है कि वो रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं साथ साथ अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। और कुछ मुझे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ था अनफॉर्चुनेटली, तो उनके लिए रिसर्च करना मतलब मेरे लिए वो एक चीज इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं थी, क्योंकि वो हैंड्स ऑन नहीं थी। मैं अगर कर भी रहा था तो मैं मतलब पैसिवली कर रहा था, मैं उस चीज को समझ नहीं रहा था, तो उस चीज का मुझे फायदा नहीं था इन द लॉन्ग रन। और अब यूएसएमएलई की आप लोग बात करते हैं, तो यूएसएमएलई में जब भी आप रिसर्च प्रेजेंट करते हैं तो यस देयर आर डेफिनेट नंबर ऑफ रिसर्चेज यू हैव टू प्रेजेंट देम। इस तरह नहीं होता कि आप उनको अनलिमिटेड रिसर्चेज वो शो कर रहे हो। और जब आप उनको अपनी रिसर्च बताते हो, जिस तरह अगर किसी ने पोस्टर प्रेजेंटेशन की हो, या किसी कॉलेज में जाकर यू हैव सम सॉर्ट ऑफ क्विज कंपटीशन, क्विज तो नहीं है लेकिन पोस्टर कंपटीशन और वर्बल कंपटीशन, रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में, तो यू नो कि वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज दिस रिसर्च अबाउट, आपने इसमें क्या किया था, आपका इसमें क्या था। लेकिन यूएसएमएलई में आपसे एक चीज एडिशनली पूछी जाती है, वो ये है कि आपका इसमें इंटरेस्ट क्या था और हाउ इट अलाइंस विद योर फील्ड। ये दो चीजें होती हैं जो यूएसएमएलई में जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो ये आपसे पूछी जाती हैं। तो you only include only those researches, um, never mind. So you only include those researches जो कि आपकी फील्ड से रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंटरनल मेडिसिन की रेजिडेंसी में अप्लाई करना है यूएस में, मैं उनको अगर कोई रिसर्च बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे है, लाइक साइकेट्री में है या किसी और चीज में, तो डेफिनेटली वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने फिर साइकेट्री परसू क्यों नहीं किया, या आपकी रिसर्च जो आप फील्ड जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो मैच के लिए उससे रेलिवेंट क्यों नहीं है। तो ये एक फैक्टर होता है रिसर्च करते हुए। और ये चीज और ये मेच्योरिटी आप में तभी आती है जब आपने कुछ पढ़ा हुआ हो, आपका बैकग्राउंड हो। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, फर्स्ट ईयर में आप रिसर्च कर रहे हो और आपको बिल्कुल मतलब ये पता नहीं है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तो आप बिल्कुल हैप रिसर्च कर रहे होगे। तो मेरा सजेशन इसमें यही है कि यू शुड डू रिसर्चेस, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ये आपकी सीवी में प्लस पॉइंट होती हैं, बट ट्राई टू डू दो सॉर्ट ऑफ रिसर्चेस जो आपको आपकी इंटरेस्ट के साथ बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। अब मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं तो जब मैंने स्टेप 1 की तैयारी की थी, जब मैं सेकंड ईयर में था, बल्कि अभी भी मुझे इतना बहुत ज्यादा वो नहीं पता। कुछ लोग होते हैं ना कि आई हैव टू गो टू न्यूरो सर्जरी, आई हैव टू गो फॉर कार्डियोलॉजी, तो मेरा इस तरह का इंटरेस्ट अभी डेवलप ही नहीं हुआ कि मैंने कहाँ जाना है। तो अब मैं रिसर्च करने बैठ जाऊं तो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट डू रिसर्च। बट ये है कि ये प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए, एंड यू हैव टू डिसाइड एट योर ओन कि आपने क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी। आई कैन गिव एनी फाइनल वर्डिक्ट ऑन दैट, यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि क्या चीज आपको सूट करती है और क्या चीज सूट नहीं करती। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर में, अच्छा ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, आई वाज व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो आई आल्सो जॉइंड दी सॉर्ट ऑफ वेबिनार्स एंड स्टफ। I want to go in pharmacology or biochemistry. What type of research I should do? अच्छा, फार्माकोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री अगर आप थोड़ा सा प्रोग्राम्स में जाकर देखो ना, तो उसमें होता है इंटरनल मेडिसिन होता है उनका, पीडियाट्रिक्स होता है, लाइक देयर आर डिफरेंट। वो मैं उस आपके साथ शेयर कर दूंगा कि व्हाट आर द पॉसिबल फील्ड्स। फिर एक क्वेश्चन आया था सर्जरी से रिलेटेड कि जब आप सर्जरी में जा सकते हो नहीं जा सकते हो, तो उस पर भी बात करनी है। तो वो फील्ड्स पर मैं आफ्टर दिस स्लाइड में थोड़ी सी बात कर लूंगा कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं और आप उनके लिए कौन सी रेलिवेंट रिसर्चेस कर सकते हो। बाकी आपके पास रिसर्च मेंटोर्स अवेलेबल होते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ रिसर्च मेंटोर्स इन माय क्लास, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन टॉक टू देम एंड दे विल गेट यू अ मोर बेटर आइडिया कि व्हाट इज गुड, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच गुड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लॉट ऑफ रिसर्चेस, क्योंकि मेरा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई कैन नॉट गिव अ फाइनल वर्डिक्ट ऑन दैट। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बाकी यू कैन कनेक्ट विद दोज पीपल एंड यू विल गेट अ मोर क्लियर आइडिया कि आई शुड गो फॉर इट और नॉट गो फॉर इट। Okay, okay. We'll work on that. We'll work on that. ओके, क्वेश्चंस को लास्ट में एड्रेस करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चंस रेलिवेंट थे, तो आई थॉट कि वी शुड कवर देम अप। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में आप लोग क्या कर सकते हो। तो फर्स्ट एड का तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट एड आपने लेकर रख लेनी है अपने साथ। और दूसरा ये है कि अगर आप लाइक इफ यू वांट टू टेक लेक्चर्स, तो बीएनबी है या बूट कैंप है, वो लेक्चर रिसोर्सेज में बात करेंगे। बूट कैंप है, बीएनबी है, ये बिल्कुल स्टेप रेलिवेंट लेक्चर्स है ना, मतलब इन्हें फालतू चीज कोई भी नहीं होती। तो यू कैन यूज देम एज अ सप्लीमेंट्री सोर्स विद योर कन्वेंशनल सोर्सेज। इस तरह नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बस लेकर बैठ जाओगे बुक और 6-6 7-7 घंटे पढ़ोगे। आई वुड हाईली डिस्करेज दैट। उसकी रीजन ये है कि स्टेप्स की जर्नी बहुत टायरसम होती है, फेटीगिंग जर्नी होती है। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही अगर अपने आप को बर्डनाइज कर लोगे, इवन ये पॉइंट आगे लिखा हुआ भी है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। What kind of lectures are free? Boot camp and BNB, इनके लिंक्स अवेलेबल होते हैं, मेगा लिंक्स आई विल ट्राई टू शेयर। अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं इसी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और अगर नहीं है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि बीएन जो आईएमडी ऐप होती है उसमें सारी चीजें एट इन वन प्लेटफॉर्म आपको मिल जाती हैं। थोड़ा सा वो इतना कॉस्टली भी नहीं होता, बट आई थिंक यू शुड गेट दैट टू अवॉइड हैपेजेडनेस एंड एवरीथिंग। ओके, परफेक्ट 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 परफेक्ट। अच्छा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो मेरा सजेशन वो ये है कि यू शुड ट्राई टू बी, मतलब ये है कि आप अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थोड़ी बहुत करो, ताकि आपको फिर ये रिग्रेट ना हो कि आपने मेडिकल स्कूल में आने के बाद कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। बिकॉज ये है कि जब आप थर्ड ईयर में स्टेप 1 स्टार्ट कर देते हो, या चलो आप
जो कम से कम जो डेडलाइन है वो ये है कि आपने थर्ड ईयर में स्टार्ट करना है। थर्ड ईयर में आपने स्टार्ट कर दिया, साथ आपने रिसर्च भी स्टार्ट कर दी, फिर आपने फोर्थ ईयर में स्टेप टू की प्रिपरेशन कर ली, 1-2 साल आपने उस पर लगा लिए, फिर फाइनल ईयर है, फिर हाउस जॉब है, फिर एवरीथिंग। तो वो जो आपका एक मेड स्कूल लाइफ फन होता है ना, वो कहीं मिस हो जाता है। और इवन अभी जो लोग स्टेप पास कर ले, जो लोग मैच कर जाते हैं, उनसे अगर कोई पूछता है ना कि व्हाट डिड यू मिस, तो वो जैसे कि हम लोगों ने फन नहीं किया, हमने एंजॉयमेंट नहीं की। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट किया एंड आई हैव नो रिग्रेट्स, आई हैव जीरो रिग्रेट्स के मैंने एंजॉयमेंट किया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। तो ये है कि थोड़ा सा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अपने आप को बैलेंस करके चलें, स्टडी गुड, फर्स्ट एड पढ़ें, जो रेलिवेंट लेक्चर रिसोर्सेज हैं उनको यूज करें, लेकिन अपने आप को मेंटली फटीग करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप मेंटली आप लोग एक चीज को आप 10 दफा पढ़ चुके हो ना, जब आप 11th टाइम पढ़ने बैठोगे उस चीज को, तो आप यू विल फील टायर्ड टू रीड दैट थिंग अगेन। तो मेक एक नोवेलिटी का फैक्टर उसमें लाजमी रखो कि कोई चीज अगर आप पढ़ने बैठो तो वो आपको बोर ना करे। तो इसके लिए वट आई विल सजेस्ट के ट्राई टू डू अ माइल्ड प्रिपरेशन इन योर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। फर्स्ट एड पढ़ो, फर्स्ट एड पढ़ने से कोई मना नहीं कर रहा, लेक्चर्स लेने से कोई मना नहीं कर रहा, बट ये है कि वो जो डेडिकेट होकर पढ़ना होता है ना, डोंट डू दैट। क्योंकि डेडिकेटेड टाइम आपका थर्ड ईयर में स्टार्ट हो गया, जब आपने स्टेप देना होगा तो उसके 6, 7, 8, 9 महीने पहले स्टार्ट होगा। उससे पहले आपको बहुत ज्यादा ओवरबर्डनाइज करने की जरूरत नहीं है अपने आप को। फिर उसके बाद है मैनेजिंग कॉलेज विद प्रिपरेशन। तो डेफिनेटली इट्स डुएबल, थोड़ा बहुत आपको चीज़ों को अप डाउन करना पड़ता है। ओके ओके, आई जस्ट फिनिश माय पॉइंट, बस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से रेलिवेंट यही बात थी। लेकिन इफ यू आर वेरी वेरी क्यूरियस के हमने करना है, और एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, यू कैन इवन ट्राई डूइंग फ्लैश कार्ड्स। आनकी के फ्लैश कार्ड्स होते हैं, वो मैं इधर मेंशन करना भूल गया हूँ, फर्स्ट एड एंड लेक्चर्स के साथ, दैट इज फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स की आदत अपनी बना लें कि मतलब मैंने डेली फ्लैश कार्ड्स करने हैं, 100 फ्लैश कार्ड्स करने हैं, 50 फ्लैश कार्ड्स करने हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए इट्स अ गुड थिंग, और वो मेंटली इतना आपको बर्डनाइज भी नहीं करती चीज। तो फ्लैश कार्ड्स भी आप कर सकते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। सो दैट्स द मोस्ट यू कैन डू इन योर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। और एक और चीज़ है, जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर रहे हो तो जिस तरह इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान या केपीके का जो सिस्टम है, आई एम फ्रॉम हैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर, तो यहाँ पे इस तरह है कि फर्स्ट ईयर में यू हैव सीवीएस का, यू हैव सीवीएस, यू हैव इम्यूनोलॉजी, यू हैव रिस्पायरेटरी सिस्टम, एंड यू हैव योर इम्यूनोलॉजी एंड ब्लड। ये वाले सिस्टम्स आपके फर्स्ट ईयर में। फिर सेकंड ईयर में न्यूरो एनाटॉमी होती है, न्यूरोलॉजी होती है, एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव सॉरी एमएसके भी होती है फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में भी न्यूरोलॉजी न्यूरो एनाटॉमी है, अलॉन्ग साइड आपके पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, एंड थर्ड पे आपके पास जो थर्ड ब्लॉक होता है, यू हैव रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम, ऑल दिस नेफ्रो एंड ये सारी चीजें होती हैं। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का 40% बनता है, आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कोर्स। अगर आप यही चीजें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अच्छे तरीके से कर लो ना, लाइक आप साथ साथ फर्स्ट एड यूज करो, साथ साथ आप बूट कैंप के लेक्चर्स या जो भी बीएनबी के लेक्चर्स हैं वो यूज करो, और साथ साथ फ्लैश कार्ड यूज करो, तो आप ये ना समझो कि आप ब्लैक कर रहे हो, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा चीजें कवर कर रहे हो। एंड अगर आप इससे भी ज्यादा करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, बट ये है कि उस चीज का फायदा नहीं है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी सेकंड ईयर में बैठ के पढ़ रहे हो, या जो आपके साथ रेलिवेंट नहीं है अभी वो पढ़ रहे हो, तो उस चीज का फायदा नहीं है आपको, क्योंकि वो भूल जाएगी। द थिंग इज कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हो, आपकी मेमोरी से वो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो चीज फेड आउट हो जाती है, एंड यू ऑल विल एग्री विद दैट कि इस तरह होता है हमारे साथ। तो मेक श्योर कि आप वही चीज करो जो आपको मतलब बेनिफिट दे रही हो, लाइक आपको साथ कॉलेज में भी हेल्प कर रही हो, और आपको बूट कैंप और बीएनबी विच इज बेटर। ये जब हम इस पे जाएंगे लेक्चर रिसोर्सेज पे, तो इस पे बात करेंगे, बट विल टॉक अबाउट दैट। अच्छा, फोर्थ ईयर, डेफिनेटली आई टॉक अबाउट दैट। फोर्थ ईयर की बल्कि इवन मैंने बात की भी है कि वो तो डेफिनेटली इट्स अ एक्शन टाइम फॉर यू। फोर्थ ईयर में बस लग जाओ पढ़ाई पर, और जस्ट डू योर पढ़ाई एंड एवरीथिंग। वहां पर आपके पास ये वाला मार्जिन नहीं है कि फन भी करना है और कुछ भी करना है। अगर आपने देना है तो बस फोर्थ ईयर में आप साथ साथ सब्जेक्ट्स के साथ लेकर चलो चीजों को, और यू स्टार्ट दैट। अच्छा, सेकंड ईयर तक यहाँ पर कवर हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड ईयर पे। जैसे ही आप थर्ड लाइक सेकंड ईयर में मैंने चीजें बता दी हैं कि आपने किस तरह लेके चलना है। जोन सी भी चीज आप कॉलेज में कर रहे हो उसको साथ फर्स्ट एड से, लेक्चर से, बूट कैंप बीएनबी लेक्चर्स, बोथ आर गुड, और बोथ के प्रोज एंड कॉन्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड थिंग इज फ्लैश कार्ड्स, दैट्स व्हाट यू कैन डू इन योर फर्स्ट ईयर एंड योर सेकंड ईयर। नाउ योर थर्ड ईयर स्टार्ट्स। अब थर्ड ईयर में यह है कि आप एक तो एलिजिबल हो जाते हो। ओके ओके श्योर। थर्ड ईयर में आप एलिजिबल हो जाते हो एग्जाम देने के लिए, और अगर आपका प्लान बन गया थर्ड ईयर में एग्जाम देना, अब ये थोड़ा सा मेरा अपना भी आ जाएगा कि मैंने इसको कैसे डील किया था इन चीजों को। तो आपकी फार्मा है, पैथो है, और माइक्रो है, ये मेन सब्जेक्ट्स होते हैं आपके थर्ड ईयर में। आपने इनको फर्स्ट एड से लेकर चलना है। फर्स्ट एड में आगे मैंने वो डिवीजन बताई हुई है, फर्स्ट एड में आपने फर्स्ट एड से उनको लेकर चलना है, साथ आपने लेक्चर्स लेने हैं, और साथ में ही आपने ओके, आई विल शेयर द न्यू लिंक। अच्छा, इस पॉइंट पे हम ये वाला पॉइंट मैं बता दूं, बस इस पर हम खत्म करते हैं, एंड देन विल गेट स्टार्टेड विद दैट। फ्लैश कार्ड्स आनकी कार्ड्स होते हैं, आई विल टॉक ऑन दैट, वो मेमोरी टूल वाली हेडिंग में आई विल डिस्कस ऑन दैट। अच्छा, थर्ड ईयर बस हम नेक्स्ट उसमें सेशन में स्टार्ट करते हैं। लेट मी एंड दिस मीटिंग।
We'll start in 1 or 2 minutes. I'm just waiting for the other people to join because अभी ये थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की बात हो रही है तो I want के everyone joins. So then we can start. Just give me 1 or 2 minutes. We'll wait for the others to join. So we are going to start. The most important thing, or I guess हम में से सभी लोग medical students हैं, and the most important question is कि how to manage it with college. Like आपने college में classes भी लेनी होती हैं और जो third year, fourth year के students हैं, and definitely the people who are going to get into your third year, तो उनके clinical rounds भी start हो जाते हैं. तो that's the question कि how you will manage it. तो इसमें जो स्ट्रेटजी मैंने यूज की थी दैट वाज रियली प्रोडक्टिव एंड वेरी यूजफुल, वो ये है कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हो ना क्लास में, या अब हमारे कॉलेज में तो इस तरह का था कि वी हैड अ बिट ऑफ एक एज था, थोड़ा सा एक बेनिफिट वो ये था कि हमारी कोई सेल्फ असेसमेंट्स नहीं होती रेगुलरली, या फिर रेगुलर एग्जाम कोई टेस्ट वगैरह नहीं होते, तो वी वर गुड विद दैट. मतलब हम लोग जो भी दिन में कर रहे हैं या इन ड्यूरेशन ऑफ 2-3 मंथ्स हम लोग कर रहे हैं बिफोर आवर ब्लॉक्स, वो हमारे अपने ऊपर होता था. इट डिडंट अफेक्ट आवर स्टडी और कुछ भी. तो उसमें आप जो भी पढ़ रहे हो इट हैज नो अफेक्ट. लेकिन अगर आपके कोई असेसमेंट्स होती हैं या टेस्ट होते हैं एंड यू वांट टू कीप अप विद दैट, तो उसमें बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप फर्स्ट वही चीज जो मतलब आपका कंटेंट है, फॉर एग्जांपल क्लास में इन्फ्लेमेशन का टॉपिक चल रहा है, आप वो टॉपिक फर्स्ट एड से करो, बीएनबी से करो, लाइक यूएसएमएल रिसोर्सेज से वो टॉपिक करो, और यू विल सी कि 80 to 90% चीजें जो होंगी आपको आती होंगी. 10% चीजें इस तरह की होंगी जो आपको नहीं आती होंगी, एंड यू कैन इजीली फॉरगेट अबाउट दोस 10 थिंग्स, बिकॉज वो वही चीजें होंगी जो इतना मैटर नहीं करती, या वो एक स्पेसिफिक बुक में होंगी या एक स्पेसिफिक टीचर की स्लाइड्स में होंगी, लेकिन वो फर्स्ट एड में नहीं होंगी या इतनी हाई यील्ड नहीं होंगी. तो दैट्स द स्ट्रेटजी आई यूज कि आप जो चीज पढ़ रहे हो कॉलेज में और आप उसको फर्स्ट एड के साथ करो. फॉर एग्जांपल शुरू में व्हेन आई स्टार्टेड, तो थर्ड ईयर में हमारे गायनी के वार्ड्स थे. व्हेन आई वेंट फॉर द गायनी वार्ड्स, तो उन्हीं दिनों में मैंने फर्स्ट एड से रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा था, और उसमें प्री क्लैम्सिया, इक्लैम्सिया, इफ यू गाइस नो अबाउट व्हाट इट इज, वो था, और प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन से रिलेटेड लिखा हुआ था. एंड आई रेड दोस थिंग्स, और नेक्स्ट डे द टीचर टॉक्ड अबाउट दोस थिंग्स एंड आई रियली न्यू अबाउट दोस थिंग्स. एक दो पॉइंट्स उन्होंने नए बताए थे जिनको मैंने याद करने की बोदरेशन की ही नहीं थी. जो चीजें फर्स्ट एड वाली थी वो मैंने एक तरीके से अपने साथ कंसोलिडेट कर ली थी. तो दैट्स हाउ यू विल टेक द स्टडी, कॉलेज स्टडी विद योर यूएसएमएलई प्रिपरेशन. तो ये आपका सारा जो चल रहा होता है, ये आपका प्री डेडिकेटेड पीरियड चल रहा होता है. मतलब आपने कॉलेज भी साथ ज्वाइन करना है और साथ आपने ये यूएसएमएलई वाली स्टडी भी करनी है. इसमें थोड़ा सा मुश्किल ये पार्ट होता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, लाइक आपको अपनी दूसरी एक्टिविटी को कर्टेल करना पड़ता है. लाइक अब शाम की एक्टिविटीज आपकी जो होंगी, आपको उनको कर्टेल करके उसमें जाना पड़ेगा. लाइक यू हैव टू स्टडी फॉर योर यूएसएमएलई, और दूसरी चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. तो ये एक चीज है. दूसरा होता है डेडिकेटेड टाइम पीरियड. आपने सुना होगा प्री डेडिकेटेड और डेडिकेटेड. डेडिकेटेड ये होता है कि उसमें आप कोई और दूसरी चीज नहीं कर रहे हो. लाइक आपने कॉलेज से चलो छुट्टियां ले ली हैं, या मेरा तो ये सीन था कि मैंने इस तरह प्लान किया था चीजों को कि मेरा जो स्टेप 1 आ रहा था वो एग्जाम छुट्टियों के समर वेकेशन के बाद आ रहा था. तो समर वेकेशन में मुझे ऑलरेडी एक डेडिकेटेड पीरियड मिल गया था. तो ये चीज तो अब मैं थर्ड ईयर में था, तो दैट्स व्हाट आई डिड. अब रह गई बात फोर्थ ईयर की कि फोर्थ ईयर में क्या करना है. फोर्थ ईयर में आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं. इजी इस कॉन्टेक्स्ट में हो जाती हैं कि यू नो के फार्मा, पैथो और माइक्रो जो कि 60-70% आपके टोटल टेस्ट का बना रही हैं. डू वी नीड टू गो फॉर लॉन्ग बुक्स? वही मैंने आपको बात किया ना कि अगर आपने थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में स्टेप 1 देना है तो डोंट नीड टू गो फॉर दिस. इवन जब आप अभी मैंने अपने एग्जाम दिए हैं जो कि प्रोफेशनल एग्जाम्स थे, उनमें भी 60-70-80% चीजें मुझे आती थी. आई न्यू अबाउट दोस थिंग्स. तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि यूएसएमएलई या फर्स्ट एड या जो उसके रिसोर्सेज होते हैं वो सिर्फ उन्हीं चीजों को फोकस करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाई यील्ड होती हैं, एंड दे डोंट मिस एनीथिंग जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो वाकई में मतलब क्लिनिकली और इवन कॉलेज लाइफ में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो मिस कर देंगे. जो चीजें वो मिस करवाते हैं वो लाइक अननेसेसरी चीजें होती हैं जो कि समटाइम्स आपके होम एग्जाम्स में आ जाती हैं. तो ये आपका एक तरीके से फिल्टर होता है. तो I would suggest, I don't know about my marks right now, but once they are out and I'm confident that they will be really good, and I used no other resource other than first aid or other than USMLE resources.
तो दैट्स मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। बाकी अगर आप डिस्टिंक्शन होल्डर हैं क्लास में एंड यू वांट टू मेंटेन दैट, फिर आपको एक उसमें आ जाता है फैक्टर कि आप 1 2 3 महीने पहले इस तरह कर लें कि आप जो आपकी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेड रिसोर्सेज हैं, लाइक केपीके में तारा यूज़ करते हैं, पंजाब में रॉबिन्स वगैरह यूएचएस की वो होती हैं, रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, तो यू कैन यूज दोज बुक्स। बाकी अगर इफ यू हैव टू स्कोर एवरेज, तो देन आई थिंक इट्स मोर देन बेटर। पेपर जी वॉज अकॉर्डिंग टू यूएसएमएलई सोर्स, पेपर जी वॉज मोर टफ देन द यूएसएमएलई सोर्स। मैंने आपको कहा है ना कि जो लोकल एजुकेशन सिस्टम होता है उसमें बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें वो इंक्लूड करते हैं। अब यूएसएमएलई इस तरह के, यूएसएमएलई में उन्होंने 8 घंटे के एग्जाम में आपके फुल एमबीबीएस का कोर्स आपको टेस्ट करना है उन्होंने, तो डेफिनेटली वो सिर्फ हाई हील चीजें ही टेस्ट करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो छोटी छोटी माइनर नॉन इंपॉर्टेंट चीजें टेस्ट करें आपसे। लेकिन अब एक पूरा ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल जीआईटी सिस्टम है, तो उसमें अब लाइक पूरा एग्जाम ही एक सिस्टम की बेस पर है, तो डेफिनेटली दे हैव टू आस्क अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, तो वो उनके पास फिर मार्जिन ज्यादा आ जाता है और वो चीजें ज्यादा पूछ रहे होते हैं, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ये आई होप यू गॉट माय पॉइंट दिस वे। अच्छा, इस पर मैंने एक मुझे लिंक्डइन पर एक मिला था, एक समवन, एक बंदे की मुझे पोस्ट मिली थी, वो भी मैंने स्लाइड में डाली हुई है, तो वो आपको मैं बताऊंगा एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट। I don't want to comment on Block G. It was a trauma for all of us, so I better not to talk on that. फ्रेश सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, वो मैंने बात की है ना सेकेंड ईयर की, कि आपने अभी क्या करना है, जो आपका कोर्स चल रहा है उसको साथ लेकर चलो, और साथ में ट्राई टू डू योर फर्स्ट एड, ट्राई टू डू लेक्चर्स एंड फ्लैश कार्ड्स। आनकी पे फ्लैश कार्ड्स होते हैं, एंड उस पर मैं आपको एक मैसेज टाइप करके भेज दूंगा कि हाउ यू डील विद आनकी, आपने उसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फ्लैश कार्ड्स उसमें डालने हैं या बनाने कैसे हैं, वो उस पर हम बात कर लेंगे। बट आई होप आई कंक्लूडेड द थिंग्स अबाउट सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, एंड यू गॉट माय पॉइंट कि आपने कैसे लेकर चलना है उन चीज़ों को। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज, तो एट द एंड ऑफ द सेशन जो लोग लीव करना चाहेंगे वो लीव कर लेंगे, और जिनका कोई क्वेश्चन है तो दे कैन स्टे एंड दे कैन आंसर। आई एम रेडली अवेलेबल टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर राइट नाउ। अच्छा, कॉलेज वाला भी हो गया, और फोर्थ ईयर, अच्छा फोर्थ ईयर में यह है कि वही बात है कि चीजें आपके लिए काफी इजी हो जाती हैं, यू हैव ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल जीआईटी सिस्टम आप पढ़ रहे हो, और आप उसको साथ में फर्स्ट ईयर से करोगे, साथ उसके लेक्चर्स देखोगे, लेकिन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपने यू वर्ल्ड भी साथ में स्टार्ट कर देनी है। Like once you are in third year or you're in your fourth year, you will do the systems from your first aid boot camp, lectures, flashcards, and fourth thing जो नहीं होगी वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वालों के लिए वो यू वर्ल्ड होगी, क्योंकि यू वर्ल्ड उनको ओरिजिनल इनसाइट देता है कि व्हाट थिंग्स यू हैव टू स्टडी एंड व्हाट थिंग्स यू डोंट हैव टू स्टडी, ताकि आप चीजों को फिल्टर आउट करना सीख सको, चीजों को अप्लाई करना सीख सको। तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपने ये लाइक क्वेश्चन बैंक का यूज स्टार्ट कर देना है आपने, और फिर फाइनल ईयर एंड वो तो हर बंदा लाइक people are good with that, and I don't think कि कोई होगा यहाँ पे फाइनल ईयर का बंदा। we'll go to next slide because already it's a lot of time, हम लोग बस कंक्लूड करते हैं चीजों को जल्दी जल्दी। अच्छा, नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिपेयर। द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अब जो वाकई में जो लोग थर्ड ईयर में देना चाह रहे हैं या जिन्होंने देना है अभी एग्जाम, उनके लिए है कि हाउ दे हैव टू प्रिपेयर। तो इन दिस स्लाइड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। यू विल हैव योर, आपने अपनी प्रिपरेशन को 3 फेजेस में डिवाइड करना है। फर्स्ट है आपका ओरिएंटेशन फेज, सेकंड है आपका प्रैक्टिस फेज, एंड थर्ड है आपका सेल्फ असेसमेंट फेज। ओरिएंटेशन फेज क्या है, इसमें आप फर्स्ट एड यूज करोगे, इसमें आप लेक्चर यूज करोगे, और इसमें आप मतलब आपने सारे सिस्टम्स का एक गो थ्रू करना है। ये थर्ड ईयर में स्टार्ट हो रहा है, जिन लोगों ने मतलब वाकई में अभी एग्जाम प्लान कर लिया अपना कि हमने इस टाइमलाइन के अंदर अपना एग्जाम देना है, ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो ओरिएंटेशन फेज में यू विल गेट एन होल आइडिया अबाउट द कोर्स, अबाउट द थिंग्स, बुक्स, आपने मतलब हर चीज पढ़नी है, लाइक ओरिएंट करना है अपने आप को। यस, फर्स्ट एज इज मोर देन इनफ। सेकंड फेज जो होगा आपका वो प्रैक्टिस फेज होगा, इसमें आपने मैक्सिमम यू वर्ल्ड यूज करना है, लाइक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन आपने देखना है कि कौन सी चीज क्वेश्चंस में आ रही है और उस चीज को फिर ज्यादा एम्फसाइज करके पढ़ना है। दैट्स व्हाट आई डिड इन माय सेकंड फेज। मतलब प्रैक्टिस फेज में आपने मैक्सिमम यू वर्ल्ड करना है। यू वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 4000 क्वेश्चंस हैं स्टेप 1 के लिए, एंड यू हैव टू डिवाइड, मतलब इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने यू वर्ल्ड अपना पूरा खत्म करना है। ओरिएंटेशन फेज में भी आप यू वर्ल्ड थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करोगे, लेकिन उसमें ये होगा कि आप मेजर अपना फोकस जो रखोगे वो आप फर्स्ट एड पे रखोगे, लेक्चर पे रखोगे, ताकि आप चीजों को एनालाइज करो। और साथ साथ फर्स्ट एड में अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पे लोग पूछते हैं वो एनोटेशन के बारे में पूछते हैं, लाइक फर्स्ट एड की एनोटेशन कैसे करनी चाहिए। तो फर्स्ट एड को एनोटेट करने का तरीका ये है कि डोंट एनोटेट इट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हो ना, तो बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें होती हैं जो कि किसी और सिस्टम में लिखी हुई होती हैं या किसी और टॉपिक में लिखी हुई होती हैं, या दे आर द थिंग्स जो कि कहीं ना कहीं आपको बुक के अंदर ही कहीं मिल जाती हैं, लेकिन एज यू आर नॉट फेमिलियर के बुक में और क्या क्या है, तो आप उसको लिख लेते हो और फिर वो रिडंडेंसी आ जाती है, मतलब एक लिखी हुई चीज को आप बार बार लिख रहे होते हो।
व्हाट आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट गो में डोंट एनोटेट योर बुक। हाँ, जब आप सेकंड रिवीजन कर रहे हो या थर्ड रिवीजन कर रहे हो और फिर आपको लगे कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है, तब आप उसको एनोटेट करो। क्योंकि यूजुअली मैंने जितने भी लोगों से सुना है और जो इवन यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं, एवरीवन इज सेइंग एनोटेट योर फर्स्ट एड, एनोटेट योर फर्स्ट एड। तो उसका नुकसान ये होता है कि आप वो चीजें फर्स्ट एड में लिख लेते हो या एनोटेट कर लेते हो जो कि ऑलरेडी लिखी हुई होती हैं। तो वो ये है कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको एक बल्क फील होता है और आप एक वो फील बर्डन फील करते हो कि यार अब मैंने एक फर्स्ट एड भी पढ़नी है और साथ ही जो चीजें एनोटेट हुई हैं इनको भी मैंने पढ़ना है। तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि डू नॉट एनोटेट योर फर्स्ट एड इन अ फर्स्ट गो, यू कैन डू इट इन अ सेकंड फेज एंड थर्ड फेज ऑफ रिवीजन, और इवन डूइंग क्वेश्चन बैंक्स, यूवर्ल्ड की चीजें एनोटेट कर लो, वो भी सिर्फ वो जो बहुत आपको नहीं लगती हैं। डोंट नीड टू एनोटेट एवरीथिंग एंड यू डोंट नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग आउट ऑफ इट फ्रॉम यूवर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट प्रैक्टिस फेज में आप अपना यूवर्ल्ड खत्म करोगे और जो इनकरेक्ट्स होंगे इनकरेक्ट्स को करोगे एंड आपको मतलब काफी हद तक चीजों का आइडिया हो जाएगा। अब फिर आप क्या करोगे, एनबीएमई स्टार्ट कर दोगे। NBMEs, if anyone doesn't know about the NBMEs, तो NBMEs 200 MCQs पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है, जो कि जो यूएसएमएलई जो आपसे कंडक्ट करेंगे वही एग्जामिनेशन बॉडी ये एज अ मॉक टेस्ट या एज अ सैंपल पेपर बनाती है। अगर आप इसको इजी जुबान में समझना चाह रहे हो तो ये यूएसएमएलई के सैंपल पेपर्स होते हैं और ये वही लोग बना रहे होते हैं जिन्होंने आपका एक्चुअल एग्जाम यूएसएमएलई का बनाना है। तो ये एनबीएमईज 21, 22 से लेकर 33 तक एनबीएमईज होती हैं, लाइक 12-13 एनबीएमईज हैं और हर एक में 200 क्वेश्चंस होते हैं। और मोस्टली अभी लोग 21 से 24 और 25 यूज नहीं करते, बट मैंने वो भी किए थे इवन। तो ये एनबीएमईज इनकी प्रैक्टिस आप करते हो और उनकी प्रैक्टिस आप टाइम के अंदर करते हो, लाइक टाइम प्रैक्टिस करते हो। लाइक एक एमसीक्यू के लिए आपके पास 90 सेकंड्स होते हैं, फिर आप उस हिसाब से अपने आप को ओरिएंट प्रिपेयर करते हो। तो ये आपका थर्ड फेज होता है। और अगर आप आइडियली सोचो ना कि आपको कितना टाइम चाहिए, ओरिएंटेशन मेरा जो टाइम लाइन थी वो ये थी कि ओरिएंटेशन फेज मैंने 3 मंथ्स में, मतलब 3 मंथ्स में मैंने गो थ्रू किया था सारा फर्स्ट एड और सारी चीजें। फिर 3 मंथ्स में मैंने अपना फर्स्ट एड यू वर्ल्ड वगैरह सारा कंप्लीट किया था एंड लास्ट 3 मंथ्स में मैंने एनबीएमई और इन चीजों पर फोकस किया था। तो ये मेरी 9 से 10 मंथ्स की टाइम लाइन थी मेरी। और जो लोग कह रहे थे ना कि अपनी जर्नी शेयर करें, तो दैट्स व्हाट आई डिड एंड हाउ आई डिड। आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट दैट। तो ये इस तरीके से आप चीजों को प्लान करोगे और आप किसी से भी पूछ लो जिसने भी यूएसएमएलई किया हो, मोस्ट 99% ऑफ द पीपल प्लान इट दिस वे एंड वर्क दिस वे। बाकी इससे आगे जो स्लाइड्स हैं वो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जिन्होंने वाकई में अभी एग्जाम देना है, लाइक इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर। तो ये उनके लिए। हाउ मच स्कोर और ऑन एनबीएमईज आर गुड। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनबीएमईज पर कितना स्कोर, लाइक इस तरह है कि एनबीएमई सेल्फ असेसमेंट, जिस तरह में लिखा हुआ है सेल्फ असेसमेंट फेज, जब आप एनबीएमईज करते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी एग्जाम की तैयारी कितनी है और उसकी बेस पर फिर आप डिसाइड करते हो कि आपने एग्जाम देना है या नहीं देना। तो अब एनबीएमईज का जो आइडियल स्कोर है वो ये है, जो आप जो यूएसएमएलई मेंटोर्स होते हैं बड़े बड़े, उनके अकॉर्डिंग वो ये है कि अगर आपके 3 से ज्यादा एनबीएमईज में 65% से ज्यादा स्कोर आ जाए तो देन यू थिंक यू आर गुड फॉर द एग्जाम। अब 65% से अबव 70 अबव भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। मैं आपको अगर अपना पर्सनल बताऊं तो मेरा सिर्फ एक एनबीएमई था जो 70 प्लस था, बाकी मेरे जितने भी एनबीएमईज थे वो 65 टू 70 की रेंज में आ रहे थे। तो दैट्स व्हाट आई हैड इन माय एनबीएमईज। आई होप योर क्वेश्चन इज आंसर्ड इन दिस। नेक्स्ट हम रिसोर्सेज की बात करते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड बिकॉज इसमें मैंने रिसोर्सेज जितनी भी हैं उनको डिस्कस किया। तो प्राइमरी रिसोर्सेज जो है आपका लिटरेचर, जो आप बुक यूज करोगे, फर्स्ट एड जिसकी हमने बहुत ज्यादा बात कर लिया, आई डोंट वांट टू टॉक अगेन ऑन फर्स्ट एड, वी नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। लेक्चर्स है बूट कैंप वर्सेज और बीएनबी। अब इस तरह है कि दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह की साइकीज होती हैं। एक वो लोग होते हैं जिनको okay, sure. I will share some basic guidelines about how to make your timetable. तो you'll get an idea. अच्छा, लेक्चर्स में इस तरह के दो रिसोर्सेज हैं, बीएनबी और बूट कैंप। अब 50% लोग बूट कैंप यूज करते हैं, 50% लोग बीएनबी यूज करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ, फिर आप लोग खुद अपने लिए असेस करो कि आपके लिए क्या कौन सी चीज सही है। बीएनबी लेक्चर्स जो हैं वो कॉन्साइज होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, उनमें फालतू बात कोई भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपका एक टॉपिक है हार्ट फेलियर का, तो वो हार्ट फेलियर के टॉपिक से स्टार्ट होगा और हार्ट फेलियर के टॉपिक पर खत्म होगा। उसमें वो कोई फालतू फिजियोलॉजी डिस्कस नहीं करेगा, उसमें कोई वो सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेगा, उसमें बस वो हार्ट फेलियर और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेगा। ये आपका बीएनबी है। अब बूट कैंप की बात करते हैं। जब आप बूट कैंप करोगे ना, तो बूट कैंप में जब आप हार्ट फेलियर का टॉपिक करने लगोगे, पहले वो आपको बताएगा कि हार्ट फेलियर की नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, प्री लोड क्या है, आफ्टर लोड क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, मतलब ये रेलिवेंट ये होगा उससे, लेकिन वो आपको एक बैकग्राउंड देगा। अब कुछ लोग होते हैं उनको ये बैकग्राउंड के साथ चीज समझ आती है और कुछ लोग होते हैं उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज समझ आती है, मतलब वो ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं और जो काम की चीज होती है वो भी भूल जाते हैं। तो ये यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ। आप
कि आपके लिए कौन सी चीज काम कर रही है। अब मेरे लिए पर्सनली बीएनबी काम करता था। मुझे, मैं जब पढ़ने बैठता हूँ या लेक्चर सुनने बैठता हूँ, मुझे अगर कोई और दूसरी तीसरी बात बताए तो जो काम की बात होती है मुझे वो भी भूल जाती है। दैट वाज द रीजन मैंने कभी नजीब का लेक्चर नहीं यूज किया जिंदगी में। तो आई यूज बीएनबी फॉर दैट। बाकी आप लोग देखें कि आपको दोनों में से कौन सी चीज सूट कर रही है, लेकिन 50-50 है ये रेशियो। मतलब जितने भी स्टेप टेकर्स होते हैं यूएसएमएलई वाले, 50% बूट कैंप कर रहे होते हैं, 50% बीएनबी कर रहे होते हैं। सो इट्स टोटली ऑन यू कि हाउ यू टेक थिंग्स एंड व्हाट इज योर माइंडसेट। आई होप इट आंसर्स द क्वेश्चन अबाउट बीएनबी वर्सेस बूट कैंप। फिर उसके बाद अच्छा, मैं इनके वो शेयर कर दूंगा आपके साथ। मैंने भी फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा था। इट डजंट मैटर, इट रियली डजंट मैटर। अच्छा, क्वेश्चन बैंक का यह है कि व्हाट आई वाज सेइंग, सॉरी। अच्छा, मैं इनके लिंक्स शेयर कर दूंगा, मेगा लिंक्स बीएनबी और बूट कैंप के। एंड अच्छा, डॉक्टर नजीब इज नॉट रिकमेंडेड फॉर स्टेप वन, क्योंकि डॉक्टर नजीब जो है वो फर्स्ट या सेकंड ईयर के लेवल पर बहुत सही है इफ यू वांट टू डू इट। मैंने तब भी नहीं किया था बिकॉज आई डोंट लाइक लॉन्ग लेक्चर्स। तो यू हैव टू बी कॉन्साइज एंड प्रिसाइज फॉर स्टेप वन। उसमें आपको डिटेल नहीं चाहिए होती। अगली स्लाइड में वो बात करेंगे कि कितनी डिटेल आपको करनी है। अच्छा, आई विल शेयर द लिंक एंड यू कैन सी वन और टू लेक्चर्स ऑफ बूट कैंप और बीएनबी। तो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट दैट। फिर आप लोग डिसाइड कर लें कि आपने क्या यूज करना। क्वेश्चन बैंक आपके पास यूवर्ल्ड है। अब कुछ लोग बोलेंगे एम्बॉस एम्बॉस एम्बॉस। तो अकॉर्डिंग टू द यूएसएमएलई मेंटोर्स इंटरनेशनली वो ये कहते हैं कि यूवर्ल्ड भी अच्छा है, एम्बॉस भी अच्छा है, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी स्टूडेंट और बीइंग समवन हु इज एन आईएमजी, या फिर जो मतलब ज्यादा लोगों का जिन पर कॉन्सेंसस है वो ये है कि यूवर्ल्ड इज आइडियली द बेस्ट क्वेश्चन बैंक। तो आप यूवर्ल्ड यूज करें। हाँ, आपका यूवर्ल्ड हो जाता है फिर आप एम्बॉस जाएं, जिस तरह मैंने किया था। मैंने यूवर्ल्ड अपने वो प्रिपरेशन फेज में खत्म कर लिया था। उसके बाद मैंने एम्बॉस किया था, लेकिन मैंने रैंडम एम्बॉस किया था। लेकिन खैर, जब वो आप प्रिपरेशन में आगे जाते हो तो आपको डेफिनेटली चीजों के बारे में आइडिया हो जाता है। बट आइडियली यू शुड यूज यूवर्ल्ड एज योर प्राइमरी क्यू बैंक। तो ये हो गया आपके प्राइमरी रिसोर्सेज जो आपको मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन तो आपको अपने साथ रखनी है या यूज करनी है। फिर आ जाते हैं सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज। सप्लीमेंटरी रिसोर्सेज में पैथोमा आ जाती है। पैथोमा का यू विल हेयर पीपल सेइंग पैथोमा के 1 से 3 चैप्टर, लाइक पैथोमा चैप्टर 1, 2 एंड 3 आर लिटरली सो इंपॉर्टेंट। आई गेस आई मेंशन्ड अबाउट द कॉस्ट एंड एवरीथिंग। अगर स्टेप वन का मैंने मेंशन नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। जनरली इट कॉस्टेड मी अबाउट $1,500 एंड इफ यू कन्वर्ट इट इनटू पाकिस्तानी रुपीज इट्स अबाउट 4 to 5 lakhs। आई होप इट आंसर्स। बाकी इसका ब्रेक डाउन किसी और सेशन में कर लेंगे, या कुछ मतलब बाद में कर लेंगे, या इवन मैं टेक्स्ट की फॉर्म में भेज दूंगा। आईएमडी और यू वर्ल्ड, ये रिसोर्सेज खत्म कर लें, फिर उसके बाद आईएमडी पर बात करते हैं। अच्छा, पैथोमा के चैप्टर 1, 2, 3 आर सजेस्टिव कि ये आपने करनी है। बिकॉज पैथोमा इज लाइक बहुत ज्यादा लाइक इट्स अ फेवरेट रिसोर्स ऑफ अलॉट ऑफ पीपल। लेकिन मैंने पर्सनली पैथोमा भी यूज नहीं की थी। मैंने पैथोमा बस आखिरी एक हफ्ते में पढ़ी थी, वो भी चैप्टर 1, 2, 3 पढ़े थे। अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो दैट्स टोटली फाइन, उसके बगैर भी काम चल जाता है। तो यू हैव टू रीड 1 to 3 चैप्टर्स ऑफ पैथोमा। और अगर आप वही थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में और आप चाह रहे हो कि आप मतलब पैथोमा साथ लेकर चलो, तो आप पैथोमा को भी यूज कर सकते हो बिकॉज इट इज अ सप्लीमेंट्री रिसोर्स एंड यू कैन डेफिनेटली यूज दिस अलॉन्ग विद योर प्राइमरी रिसोर्सेज। लेकिन जो है कि प्राइमरी रिसोर्सेज को छोड़ना नहीं है और सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज को आप उनमें ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। तो सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज लिखने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि ये हाईली रिकमेंडेड रिसोर्सेज हैं बट दे आर नॉट इसेंशियल रिसोर्सेज। अगर आप इनके बगैर भी काम चलाओ तो काम चल सकता है। अच्छा, नेक्स्ट यू हैव इज मेलमैन पीडीएफ्स। इफ यू डोंट नो अबाउट मेलमैन, तो मेलमैन एनबीएमईज के कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करता है। उसके नोट्स होते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं उसकी वेबसाइट पर। इफ यू गाइज वांट तो मैं शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ। फिर उसके बाद लेक्चर्स जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ज्यादा मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे। लेकिन बात वही है कि सप्लीमेंट्री लेक्चर्स हैं। इफ यू वांट टू सी देम, या आप सूट कर रहे हैं, अगर आपको समझ आ रही है तो आप देखो, अगर नहीं आ रही तो ना देखो। सबसे पहले मेड स्कूल प्रो है, यू गाइज माइट हैव हर्ड अबाउट हिम। उसके क्रैश कोर्सेज लेक्चर्स होते हैं, लाइक जीआईडी सिस्टम पर पूरा एक लेक्चर है 1-1.5 घंटे का। सीवीएस सिस्टम पर है। इस तरह हाई गुरु है, उसको सर्च करो, उसमें काफी लेक्चर्स हैं। तो वो आपको काफी हेल्पफुल होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं। डर्टी मेडिसिन, जो लोग एमबीबीएस में हैं तो डेफिनेटली डर्टी मेडिसिन तो देखा ही होगा बिकॉज उसकी रीजन ये है कि वो लेंथी चीजों को टू द पॉइंट और रेशनल तरीके से बताता है जिससे आपको याद हो जाती है। तो डर्टी मेडिसिन इज ऑल्सो देयर। बायोस्टेट्स, आई होप के आपको पता होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मोस्टली लोगों को पता होगा बिकॉज बायोस्टेट्स फोर्थ ईयर में या फाइनल ईयर में ज्यादा बहुत ज्यादा यूज होती है। थर्ड ईयर में बहुत कम होती है और मतलब इतना ज्यादा वो नहीं होता इसका। इसमें आपके पास इक्वेशंस होती हैं, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल इक्वेशंस होती हैं एंड यू हैव कॉन्सेप्ट्स लाइक दैट। हाँ, डेफिनेटली, वो मैं कह रहा हूँ ना, प्राइमरी रिसोर्सेज आपने लाजमी यूज करनी है। सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज का मतलब ही ये है कि आइदर यू कैन यूज देम, आइदर यू कैन नॉट यूज देम। दैट्स द रीजन कि मैंने उनको सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज में डालकर लिखा है।
अच्छा, नेक्स्ट इज रेंडी नील की बायोस्टेट्स के लेक्चर होते हैं। बायोस्टेट्स खैर साइड पर आ जाता है, लेकिन हर बंदा इसको मेंशन करता है, तो इसलिए मैंने भी साथ में मेंशन किया। क्वेश्चन बैंक जो है एमबॉस का है। अच्छा, जो एनबीएमएस 21 टू 33 है, ये 21 से 25 है। 26 से 30 तक वो प्राइमरी रिसोर्स में आता है। तो ये थोड़ा सा आप समझ लें यहाँ पर, और आई होप सो कि चीजें समझ आ गई होंगी। बाकी यहाँ पर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है अभी, क्योंकि रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट यही होता है। तो इफ एनीवन हैज सम क्वेश्चन, तो यू कैन राइट इन अ चैट बॉक्स. I can wait for 1 or 2 minutes and then we can move ahead. अच्छा, कैप प्लान, हाउ टू यूज आनकी। अच्छा, कैप प्लान का ये है कि कैप प्लान हर बंदा सजेस्ट करता है। 90% लोग जिनसे आप बात करेंगे ना, वो आपको सजेस्ट करेंगे कैप प्लान का। बट पर्सनली अगर आप फर्स्ट एड यूज कर रहे हो और फर्स्ट एड से आपको समझ आ रही है चीजों की, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि यू शुड डू कैप प्लान, क्योंकि जितनी आप रिसोर्सेज ज्यादा करते जाओगे ना, आप अपने लिए मसाइल खड़े करते जाओगे। मतलब ये है कि अभी आपने सिर्फ एक ही बुक देखनी है, फर्स्ट एड उठाकर देखनी है, उसको याद करना है। लेकिन जब आप कैप प्लान करोगे, फिर आप कहोगे अच्छा मैं ये चीज कैप प्लान से कर लेता हूँ, ये चीज मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ये चीज वहां से कर लेता हूँ। एट द एंड यू विल गेट कंफ्यूज। मतलब यह है कि आप उस इफेक्टिव तरीके से अपनी स्टडी नहीं कर सकोगे जिस इफेक्टिव तरीके से आप एक रिसोर्स से कर सकते हो। उसमें ये होगा कि मे बी देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि फर्स्ट एड में मिसिंग हो, लेकिन विद टाइम ग्रेजुअली आप उन चीजों को गेन कर लोगे। ओके, आई विल शेयर माय डेली स्केड्यूल, आई विल डेफिनेटली शेयर। तो अगर आपको फर्स्ट एड समझ नहीं आ रही, तो यू कैन डू कैपलान। और कैपलान का अगर मैं पर्सनल आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो आई यूज कैपलान, और मुझे बहुत बुरी लगी है कैपलान। लाइक जो सैम टुर्को के जो लेक्चर्स हैं, दे वर लाइक, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो बहुत डिटेल में बता रहा था और मेरा माइंड डिटेल वाली चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। तो आई वॉज नॉट एबल टू गेट इट। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ थिंग जो कि आपको समझ नहीं आ रही या तंग कर रही है, तो बेटर नॉट टू डू इट, ट्राई टू फाइंड सम अल्टरनेट फॉर दैट थिंग। तो कैपलान मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं की, बट कैपलान हर बंदा आपको सजेस्ट करेगा। तो सी इफ यू कैन वर्क विद दैट कैपलान, डेफिनेटली गो विद इट। एंड इफ यू थिंक इट डजंट वर्क फॉर यू, मोस्ट लोगों से मैंने सुना है कि उनको भी कैपलान समझ नहीं आती, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक योर असेंबली स्टेप 1 एंड इवन स्टेप 2 विदाउट कैपलान। कैपलान इज नॉट मैंडेटरी सोर्स। अच्छा, व्हाट एल्स? थिंग्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, डू वी नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन डेप्थ? अच्छा, एक ये है कि एक आपको लाइन लिखी हुई है, वो ये है कि लेट मी, अच्छा हाँ, हाइपोथायराइडिज्म रिजल्ट्स इन हाइपोथर्मिया। ठीक है, ये एक लाइन फर्स्ट एड में लिखी हुई है। अब आपको ये पता हो कि हाइपोथर्मिया क्या होता है, लो बॉडी टेम्परेचर होता है। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, थायराइड हार्मोन कम है। अगर आप इस चीज की बात कर रही हैं, तो यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अगर आप इस चीज की बात कर रही हैं कि हाइपोथर्मिया कितने टेम्परेचर पर होता है, हाइपोथर्मिया की रेंज क्या होती है, वो कब ज्यादा होता है, कब कम होता है, तो डोंट नीड टू डू दैट। ठीक है, ये आप आई गेस, आई होप आपको मेरी इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद करने की जरूरत है और कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको एक चीज समझ आ रही है, दैट्स गुड, लेकिन डोंट नीड टू गेट। एम आई ऑडिबल? ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट। नहीं आ रही, बंद करके जा। ओके, आई होप द इशू इज रेक्टिफाइड। मैंने इंटरनेट कनेक्शन चेंज किया अपना, आई होप। वेल, हाइपोथायराइडिज्म कॉज हाइपोथर्मिया, तो ये फिर डिटेल में चीज आ जाती है। वो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है एंड एवरीथिंग। वो फिर ये कॉन्सेप्ट वाली बात है, ये दैट्स व्हाट यू हैव टू नो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब थायराइड हार्मोन कम होता है, तो मेटाबॉलिज्म कम होता है, मेटाबॉलिज्म कम होता है, तो हाइपोथर्मिया होता है बॉडी में। दैट्स व्हाट यू हैव टू नो। लेकिन ये है कि आई होप कि एवरीवन एल्स गॉट माय पॉइंट, कि आपको कितना डेप्थ में जाने की जरूरत है और कितना डेप्थ में नहीं है। अच्छा, बस इसके बाद कोई क्वेश्चन ना करे प्लीज, बिकॉज जो क्वेश्चंस हैं दे आर मोर देन इनफ फॉर नाउ। अच्छा, यूएसएमएल आरएक्स मैंने शुरू में यूज किया था एक दो, बट ये है कि बहुत ज्यादा लो यील्ड है, बहुत ज्यादा लो यील्ड है। अगर आप करना चाह रहे हैं, वही बात है, अगर आपको सूट कर रहा है, तो आप एज अ सप्लीमेंट्री सोर्स यूज कर लें। बट प्राइमरी रिसोर्सेज इतनी ज्यादा हैं, अगर आप उनको सही से कर लो, तो आई डोंट थिंक यू हैव इनफ टाइम टू गो फॉर सप्लीमेंट्री सोर्सेज टू डू देम इन डिटेल। लेकिन बात वही है कि सी के अगर कोई चीज बहुत अच्छे से आपको सूट कर रही है, तो यू कैन यूज इट एज योर सप्लीमेंट्री सोर्स। आई विल कवर कैन कवर बेसिक सब्जेक्ट्स लाइक एनाटॉमी फिजियो। हाँ, एनाटॉमी फिजियो इसके लिए फर्स्ट एड इज मोर देन इनफ। बाकी मैं साथ साथ रिसोर्सेज शेयर करता भी जाऊंगा हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये दिस सेशन वाज मोर ऑफ अ ओरिएंटेशन सेशन ना, ताकि आपको जनरल बिग पिक्चर आपके माइंड में आ जाए, और देन यू कैन फर्दर गो इन डिटेल ऑन अ पर्टिकुलर थिंग। स्केची माइक्रो एंड फार्मा, स्केची इज अ मेमोरी टूल। मेरे लिए स्केची काम नहीं करती थी। यू वोंट, नो वन बिलीव्स कि मैंने अपनी प्रिपरेशन में एक भी स्केची का स्केच यूज नहीं किया। आई डिडंट यूज अ सिंगल स्केच फ्रॉम द स्केची, क्योंकि रीजन ये थी कि मेरी अपनी इमेजिनेशन ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग है कि आई वर्क विदाउट स्केची। तो सी के इफ स्केची वर्क्स फॉर यू, दैट्स गुड। अगर स्केची से याद नहीं हो रहा, तो डोंट नीड टू मेक इट एसेंशियल फॉर यू।
वो मैंने मेमोरी टूल्स में स्केची को लिखा है, आंकी और स्केची को मैंने मेमोरी टूल्स में डिस्कस किया, वहां पर हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे स्केची को कि आइदर यू शुड यूज और नॉट यूज. Just last 1-2 questions and then we'll move to the slide. The whole first aid. फर्स्ट एड को मेमोराइज करने का एक ही तरीका है, रिवीजन्स. लाइक डोंट आस्क कि आपने कितनी रिवीजन की है. मैंने लाइक आई डिड मल्टीपल रिवीजन्स. अगर मैं काउंट करना बैठूं तो मे भी 100+ रिवीजन्स की होंगी मैंने. लेकिन यह है कि जब आप एक चीज को बार बार पढ़ते हो ना, वही बात है कि अगर आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज होती हैं तो आप कंसोलिडेट नहीं कर सकते हो चीज को. आप आपके माइंड में फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं बन सकती चीज की. लेकिन अगर आपके पास एक ही रिसोर्स है तो उसका फायदा ये होगा कि जब एक ही चीज को आप बार बार करोगे तो आपका एक इंस्टिंक्ट बन जाता है, एक आपका रिफ्लेक्स बन जाता है उस चीज पर. तो यू इजीली can revise and do the thing and memorize thing. It is doable. It is doable. फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मुश्किल है, आई वुड से, बिकॉज ये है कि सेकंड ईयर में आप एग्जाम नहीं दे सकते हो एंड यू कीप फॉरगेटिंग थिंग्स. सेकंड ईयर में आप ए टू जी प्रिपेयर करके बैठ भी जाओ, फिर भी आप एग्जाम तो नहीं दे सकते हो ना. तो जब आप एग्जाम नहीं दे सकते हो तो उसको याद करके बैठने का फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली 3-4 महीने के टाइम स्पैन के बाद आप भूलना स्टार्ट कर देते हो चीजों को. तो वही कह रहा हूँ कि जो आप डेडिकेटेड पीरियड है, ये सारी एनर्जी आप डेडिकेटेड पीरियड में यूज करोगे, नॉट इन योर प्री डेडिकेटेड पीरियड कि आप उसमें हर चीज ए टू जी याद करके बैठ जाओ और जब डेडिकेटेड का टाइम आए तो आप थक जाओ. और अल्टीमेटली वी आर ह्यूमंस, हमारे पास मेंटल कैपेसिटी और फिजिकल कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है and we get tired. So make sure that you utilize your energy and save your energy for the main dedicated period. फार्मा और बायोकेम के रिसोर्सेज. अच्छा, फार्मा के लिए तो ये इसमें बहुत डिफरेंट, आगे जब हम रिसोर्सेज पर जाएंगे तो उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ भी है. देयर आर मल्टीपल. ओके 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 ओके. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हियर हैव देयर ऑस्पिस टुमारो. मेरी आज थी बट कुछ लोगों की कल है, तो आई विल ट्राई टू सम अप थिंग्स क्विकली. बायो बस रिसोर्सेज का मैं बता देता हूँ. बायोकेमिस्ट्री के लिए जो आपकी फर्स्ट एड है, कंटेंट उसमें मोर देन इनफ है. अगर आपको समझ आ रही है तो बस मेमोराइज इट. अगर समझ नहीं आ रही तो देन यू कैन यूज बीएनबी के लेक्चर्स, वो बहुत कॉन्साइज और प्रिसाइज हैं. उसके अलावा रैंडी नील की जेनेटिक्स पर वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं. डेटी मेडिसिन की वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं. तो दैट्स हाउ यू डू इट. बायोकेमिस्ट्री काफी सब्जेक्टिव सा सेक्शन है फर्स्ट एड का. कुछ लोगों को बहुत अच्छा आता है, कुछ लोगों को बहुत दे आर वेरी वर्स्ट इन इट. तो इट डिपेंड्स कि आप उसमें कैसे हो. मेरा ये था कि मेरा बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था. उसका फायदा मुझे ये हुआ कि व्हेन आई स्टार्टेड मैंने बस सिर्फ बीएनबी देखा था, वो भी थोड़ा बहुत देखा था, एंड रेस्ट आई रिमेंबर्ड फर्स्ट एड एंड दैट वाज मोर देन इनफ फॉर मी, और मोर देन सफिशिएंट फॉर मी इन द एग्जाम. अच्छा, गाइडलाइंस फ्रॉम फर्स्ट एड है, स्टार्टिंग टू स्टडी फर्स्ट एड टू लेट. वही बात है, आपने फर्स्ट एड जो है जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करनी है, जिस पर मैं शुरू से एम्फसाइज कर रहा हूँ. सेकंड यह है कि स्टार्टिंग टू स्टडी इंटेंसली टू अर्ली एंड बर्निंग आउट. वही बात जो मैंने की है. नथिंग इज लो यील्ड फ्रॉम फर्स्ट एड. मेरे अपने एक्चुअल एग्जाम में बायोकेमिस्ट्री से बहुत ज्यादा चीजें आई थी, और मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल. देयर वाज वन फीमेल स्टडी पार्टनर विद मी, एंड उसकी बायोकेमिस्ट्री बहुत वीक थी, एंड जेनेटिक्स और ये सब कुछ बहुत वीक था, एंड शी गेव एग्जाम एंड शी फेल्ड. तो कहने का मकसद ये है कि दो शी हैड वेरी गुड एनबीएमईज, कहने का मकसद ये है कि कोई चीज लो यील्ड नहीं है अनलेस आप बहुत एग्जाम से 1-2 हफ्ते पहले की बात कर रहे हो कि अभी हम किस चीज को एक्सक्लूड करें, किस को इंक्लूड करें. वहां पे आप लो यील्ड हाई यील्ड की बात कर सकते हो. अदर देन दैट फर्स्ट एड की कोई भी चीज लो यील्ड नहीं है. डोंट कंसिडर एनीथिंग फ्रॉम फर्स्ट एड लो यील्ड. अच्छा, स्टार्टिंग टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स, ये इट्स नॉट फॉर अस, लेकिन वो बर्न आउट वाले समझ आ गया होगा आपको. ये मैं फर्स्ट एड से मैंने स्निप आउट किया था मैंने. आई होप यू गॉट आर गेटिंग दीज पॉइंट्स. बाइंग द रॉन्ग रिसोर्सेज, नॉट यूजिंग क्वेश्चन बैंक्स अर्ली इन द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. ये थर्ड ईयर से मैं बात कर रहा हूँ. जैसे ही आप थर्ड ईयर स्टार्ट कर लो या फोर्थ ईयर स्टार्ट कर लो, या आपने सोच लिया कि मैंने एग्जाम देना है, तो ट्राई टू बाय द एग्जाम रिसोर्सेज. और उसमें अब अच्छा चले आईएमडी और यूवर्ल्ड को इधर कवर कर लेते हैं. यूवर्ल्ड ये है कि वो ऑफिशियल होता है, वो डॉलर्स में होता है, और वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के लिए होता है. लाइक नॉट मतलब वो लोग जो डॉलर्स में कमा रहे हैं तो वो डॉलर्स में उसको परचेज भी कर सकते हैं. बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से होते हैं, लाइक पाकिस्तान है, इंडिया है, एंड दीज कंट्रीज. तो डेफिनेटली इट्स फाइनेंशियली बर्डनसम फॉर यू टू बाय यूवर्ल्ड सब्सक्रिप्शन बिकॉज इट्स रियली एक्सपेंसिव. 6 months की सब्सक्रिप्शन इज लाइक आई कैंट एग्जैक्टली रिमेंबर 50,000 और समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह. तो मेक श्योर कि यू डू दोज रिसोर्सेज जहां पे आपको सारी चीजें मिले भी और इकोनॉमिकल भी हो. तो बेस्ट चॉइस आपके लिए आर बीइंग फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश या इन कंट्रीज से, तो IMD इज लाइक अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू. तो उसमें यह है कि आपको सारे लेटेस्ट क्यू बैंक्स भी मिल जाते हैं, और लेक्चर रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं, BNB के लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, एंड फ्लैश कार्ड्स वगैरह भी, इवन NBMEs भी मिल जाते हैं. यू डोंट हैव टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड. बस आप एक वो IMD ले लो एंड इट कवर्स एवरीथिंग. तो आई गेस मैंने खुद IMD यूज किया था. आई एम यूजिंग IMD फॉर लास्ट 1 year, और जैसे ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने उसी के साथ ही IMD परचेज कर लिया था.
ताकि वो बीएनबी वाला और लेक्चर्स और मेगा लिंक्स और इन चीज़ों से भी जान छूट जाए, तो वो सारी चीज़ें एक ही अम्ब्रेला में आ जाती है आईएमडी के अंदर। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर कोई बंदा प्लान कर रहा है इन नेक्स्ट 1 ईयर टू सिट फॉर स्टेप 1 एग्जाम, दे शुड डेफिनेटली गेट आईएमडी। और आईएमडी की अगर प्राइसेस की बात करें तो आई गेस अभी 20,000 और 15 to 20,000 की रेंज में चल रहा है। आई डोंट नो एग्जैक्टली प्राइस कितनी है। देखिए मैंने यही बात की ना, अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो डेफिनेटली आप 1-2 साल के अंदर प्लान कर रहे हैं अपना स्टेप 1, तो डेफिनेटली यू शुड बाय इट। लेकिन अगर आप सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में हो तो वो मैंने बता दिया कि आपको क्यू बैंक की जरूरत ही नहीं है उस टाइम पे, तो डोंट नीड टू बाय इन योर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। आई होप यू गॉट। अच्छा, ग्रुप स्टडी की भी यहाँ पे बात हो रही है, आखिरी पॉइंट में ग्रुप स्टडी लिखा हुआ है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। अच्छा, देन ये है कि नॉट यूजिंग प्रैक्टिस एग्जामिनेशंस, नॉट यूजिंग क्वेश्चन बैंक्स इन द एग्जामिनेशन, यही वाली बात जो मैंने अभी की है। नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ स्कोरिंग इज परफॉर्म्ड और व्हाट द रिजल्ट मींस, वही एनबीएमईज की बात है कि अब ये नहीं है कि आप एनबी कोशिश करो कि एनबीएमईज आपके 90 को क्रॉस करें, 100 को क्रॉस करें, डोंट नीड टू थिंक ओवर दैट। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि वो 65 प्लस होने चाहिए, 3 से ज्यादा में 65 प्लस हो, एंड यू आर गुड टू गो फॉर एग्जाम्स। तो ये चीजें आपको पता होना जरूरी है बिफोर यू सिट फॉर योर असेंबली स्टेप 1 एग्जाम। फिर उसके बाद नॉट एनालाइजिंग एंड इंप्रूविंग योर टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजीज, तो टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजीज जो है आपकी वो सेल्फ असेसमेंट फेज जो मैंने आपको बताया था, जो थर्ड फेज होता है, उसमें आप अपने लिए उसको रेक्टिफाई करते हो, अपने रिफ्लेक्सेस बिल्ड करते हो। तो ये काम जो है आप उस फेज में करते हो, एंड दैट्स व्हाट यू डू इन दैट फेज। अच्छा, गेटिंग बॉग डाउन बाय रिव्यूइंग डिफिकल्ट टॉपिक्स एक्सेसिवली, वो बात आ गई दोबारा कि अब कुछ चीजें होती हैं जो बहुत मुश्किल होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ कौन सी टॉपिक की, फॉर इंस्टेंस कोई भी टॉपिक ले लें, सीवीएस में ले लें हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का टॉपिक, मुझे पर्सनली वो टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है। अब उस टॉपिक को मैं बहुत एक्सेसिवली करने लग जाऊं, या ये है कि जब भी मैं सीवीएस खोलूं मैं वो मुश्किल वाला टॉपिक पहले करने लग जाऊं, उसका मतलब फायदा तो होगा कि मुझे वो चीज याद होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन साथ एक नुकसान ये भी होगा कि अगर वो टॉपिक लो यील्ड है पर फिर भी उसको मैं बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, तो वो मुझे सब्जेक्ट ही बुरा लगने लग जाएगा सीवीएस, और मैं नेक्स्ट टाइम अवॉइड करूंगा कि मैं सीवीएस खोलूंगा ही नहीं, इस डर से कि मुझे ये टॉपिक करना पड़ेगा। तो अपने आप को अपने साथ साइकोलॉजिकली भी आपको प्ले करना पड़ता है थोड़ा सा, एंड दैट्स व्हाट दिस लाइन इज टॉकिंग अबाउट, कि जो टॉपिक आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है और लो यील्ड है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन स्किप देम फॉर अ व्हाइल, मतलब कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, मुकम्मल छोड़ने की जरूरत नहीं है, बट यह है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव उन पे टाइम वेस्ट ना करो अपना। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। फेलिंग टू मास्टर सर्टेन हाई यील्ड सब्जेक्ट्स, हाई यील्ड चीजें जो होती हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि हर सब्जेक्ट के अंदर भी फर्दर कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो मतलब आपने वर्ड टू वर्ड करनी होती हैं, जिनको आप मिस नहीं कर सकते हो, तो वो चीजें जो है आपने मिस नहीं करवानी। यूजिंग फर्स्ट एड एज योर सोल स्टडी रिसोर्स, अच्छा कुछ लोग इस चीज को बहुत गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट करेंगे, वो ये कहेंगे कि आपने कहा है कि फर्स्ट एड को यूज करो, एंड ये यहाँ पर इस तरह लिखा है। इनके कहने का मकसद ये है कि आप सिर्फ फर्स्ट एड पढ़ रहे हो, पढ़ते जा रहे हो और आप क्वेश्चन बैंक्स नहीं यूज कर रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो साथ में। तो इसके कहने का मकसद ये है कि आपने फर्स्ट एड तो यूज करनी है, लेकिन साथ में आपने क्वेश्चन बैंक्स भी करने हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, एंड देन ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर इट अलोन, वो जो ग्रुप स्टडी की बात हुई है। अब मैं आपको पर्सनली बताऊं तो व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग, मैंने रैंडमली 2-3 ग्रुप्स ज्वाइन किए थे थ्रू रेडिट। उसका फायदा मुझे ये हुआ था कि डेली वहां पे लोग डिस्कस करते थे चीजों के बारे में, लाइक हाइपोथायराइडिज्म के बारे में डिस्कस कर लिया, या किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया। तो उसका ये है कि यू गेट अप, मतलब आपकी नजर के सामने से वो चीज मूव करती रहती है, और अनकॉन्शियसली आप अपने आप को हिबिचुलाइज कर रहे होते हो उन चीजों के साथ। तो आई थिंक के स्टडी ग्रुप्स आर इफेक्टिव, बट मेक श्योर के फालतू स्टडी ग्रुप्स ना हो। लाइक हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह होता है, स्टडी ग्रुप्स का नाम होता है और बीच में जो है वो कॉन्फ्रेंसेस के भी लिंक्स शेयर हो रहे होते हैं, वहां पे वो सैड पोइट्री भी शेयर हो रही होती है, ये भी हो रहा होता है, वो भी हो रहा होता है। तो अवॉइड दो सॉर्ट ऑफ ग्रुप्स, डेडिकेटेड ग्रुप्स आपको जहां भी मिलती है, डू ज्वाइन देम, इट्स रियली इफेक्टिव। फिर यहाँ पे मैं स्टडी पार्टनर की भी बात करूंगा, तो इफ यू आर अ पर्सन के जो मतलब जिसको थोड़ी बहुत आदत है कि ही नीड सम मोटिवेशन और समथिंग, तो स्टडी पार्टनरिंग इज लाइक अ वेरी गुड थिंग फॉर स्टेप 1। उसकी रीजन यह है कि बहन के लोड़े बाहर घर से, सॉरी। सो ये है कि वंस यू हैव अ स्टडी पार्टनर, तो उसमें आप मोटिवेटेड रहते हो। लाइक अगर आपने एक दिन मिस करवा दिया तो यूर अकाउंटेबल टू योर स्टडी पार्टनर, तो इट्स लाइक वेरी प्रोडक्टिव फॉर मी एटलीस्ट, एंड सी कि अगर आपके साथ आपको स्टडी पार्टनर वाली चीज सूट कर रही है तो यू शुड यूज दैट, और अगर नहीं कर रही तो यू कैन स्किप दैट, इट्स अप टू यू। बट ये है कि पर्सनली इफ यू आस्क माई ओपिनियन ऑन स्टडी पार्टनर, तो इट्स literally so effective to maintain consistency and maintain your वो एक तरीके से अपना क्या कहते हैं उसे, स्केड्यूल मेंटेन करने में वो आपको हेल्प करती है चीज। अच्छा, नेक्स्ट, राइट वे टू डू इट, अच्छा ये चीज इसकी मैं बात कर रहा था, ये मुझे मिला था एंड आई फाउंड इट रियली गुड।
जो मैं बात खुद कहना चाह रहा था वो इसमें लिखी हुई थी, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट कि यूएसएमएल प्रिपरेशन में ये चीज मैटर नहीं करती कि आपने कितना डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसमें ये चीज मैटर करती है कि आपने कितनी चीजों को पढ़ा हुआ है। लाइक आपको एलिमिनेशन का पता है, अगर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं तो आर यू एबल टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स, या आपको आपसे कोई फॉर एग्जांपल आपका एक क्वेश्चन आया हार्ट फेलियर से रिलेटेड, तो वहां पर आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि अच्छा हार्ट फेलियर हो रहा है तो आप हमें ये बताएं कि वेसल डायमीटर ज्यादा होगा कम होगा, हार्ट की मोटिलिटी कम होगी ज्यादा होगी, हार्ट मसल स्टिफन होंगे या नहीं होंगे। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द बैकग्राउंड थिंग्स। लेकिन ऑप्शंस में आपसे ये चीज पूछी हुई होगी कि देयर इज हार्ट फेलियर, नाउ टेल अस के ब्लड प्रेशर पर इसका क्या इफेक्ट होगा, या सिम्टम्स इसके क्या अपीयर होंगे, या मतलब यह है कि जो रेलिवेंट चीजें होंगी वो आपसे सिर्फ आंसर्स में पूछी हुई होंगी। यू डोंट नीड टू डाइव वेरी मच डीप इनटू द थिंग्स। अब मर्मर्स की बात कर लें, मैंने जब मर्मर्स किए थे तो मुझे अभी भी उनका मेन कॉन्सेप्ट नहीं पता मर्मर्स का कि मर्मर्स क्यों होते हैं, लेकिन मुझे याद है कि सिस्टोलिक मर्मर्स कौन से हैं, डायस्टोलिक मर्मर्स कौन से हैं, और मेरे एग्जाम में जब मर्मर्स के क्वेश्चंस आए थे आई वाज वेरी गुड टू आंसर विद देम। तो मेक श्योर कि यू डोंट डाइव इनटू टू मच डिटेल इनटू अ थिंग। आप एक सर्टेन लिमिट रखो कि इस लिमिट तक मैंने इस चीज को समझना है, बाकी नहीं समझ आ रही तो यू हैव टू रिमेंबर दैट। स्टेप वन में मोस्टली चीजें जो हैं मेमोराइजेशन बेस्ड होती हैं, तो मेक श्योर के यू डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम इन डाइविंग टू मच डीप, स्पेशली व्हेन इट इज अबाउट यूएसएमएल स्टेप वन। नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास ये सेक्शंस हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं। आई थिंक आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बट इस चीज को हम जल्दी जल्दी कंक्लूड करते हैं। तो ये आपका इम्यूनोलॉजी बायोकेमिस्ट्री है, इम्यूनो है, माइक्रो है, पैथो है, फार्मा है, पब्लिक हेल्थ साइंसेज है। तो ये आपके मेन वो हैं जनरल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। लेकिन जनरल प्रिंसिपल्स को भी आप एज अ सिस्टम काउंट करो अपने साथ, मतलब 6 ये हो गए और 12 आपके पास ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये सारे। तो यू हैव 18 सेगमेंट्स ऑफ द फर्स्ट एड एंड यू हैव टू डू ऑल दीज 18 सेगमेंट्स टुगेदर फॉर योर स्टेप वन। आपने ये चीज माइंड में रखनी है, जिस तरह होता है ना आपने एक ब्लॉक के लिए प्रिपेयर किया, एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर किया, यूएसएमएल स्टेप वन के लिए आपने 18 सब्जेक्ट्स के लिए साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना है। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए वंस यू आर डूइंग योर स्टेप वन। बाकी अगर आप वो यूएसएमएल का कोर्स खोल के देखना चाह रहे हो कि उसमें कौन सा टॉपिक है कौन सा टॉपिक नहीं है, वो बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है, वो टाइम वेस्ट करेगा आपका। वो शुरू में मैंने भी किया था, मैंने वो कोर्स डाउनलोड किया था यूएसएमएल का और उसमें मैंने एक चीज देखी थी, बट एट द एंड ये है कि जो आपका फर्स्ट एड है दैट इज योर आउटलाइन फॉर द स्टेप वन, और ये आपका एक कोर्स कंटेंट है, यू डोंट नीड टू गेट। अच्छा, यूएसएमएल प्रिपरेशन की स्टार्ट करने की बात करें, yes, I'll definitely share after the session. Sorry, I just forgot what I was about to say. I guess it was समथिंग रिलेटेड टू द क्वेश्चन। हाँ, अच्छा आपने स्टार्ट कहाँ से लेना, अगर आप थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में, सेकंड ईयर में तो मैंने कहा ना जो सिस्टम आप कर रहे हो, थर्ड ईयर में आप हो तो आप वो वाला सिस्टम स्टार्ट करो जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। लाइक अगर मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने एंडोक्राइन से स्टार्ट किया था, क्योंकि एंडोक्राइन मैंने सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ था। उसका फायदा मुझे ये हुआ था कि मुझे एक बूस्ट मिला था कि ये चीज तो मुझे आती है, बस 20-30% चीजें जो मुझे नहीं आती वो मैं फर्स्ट ईयर से कर लेता हूँ एंड आई एम गुड टू गो विद इट। तो मेक श्योर कि यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लो हैंगिंग फ्रूट। इसको कहते हैं लाइक यू हैव टू पिक द थिंग दैट इज इजीएस्ट फॉर यू। जब भी आप कोई भी चीज स्टार्ट करो, डोंट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, डोंट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम सीवीएस जो टिपिकली लोग कर रहे होते हैं। मतलब अगर उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो सिस्टम में सबसे पहले सीवीएस को उठाएंगे और जो आपके टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहले वो बायोकेमिस्ट्री को उठाएंगे। डोंट नीड टू डू दैट। वो चीज स्टार्ट करो जो चीज आपको ईजी लगती है, जो चीज आपने की हुई है। मैंने एंडोक्राइन से स्टार्ट किया था, फिर मैंने न्यूरो की थी, फिर मैंने जीआईटी की थी, और इस तरह दूसरे सिस्टम्स किए थे, और सीवीएस मैंने सबसे आखिर में किया था क्योंकि सीवीएस मुझे बहुत मुश्किल लगता था। तो मेक श्योर कि आप अपने जो स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन वो उस चीज से स्टार्ट करो जो आपको सबसे इजी लगती है, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, एक मोरल बिल्ड हो, और फिर आप उस पर अपनी पूरी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स की बनाओ और अपनी जर्नी को वहां से स्टार्ट करो। आई होप कि इट आंसर योर क्वेश्चन, चाहे आप फोर्थ ईयर में चाहे आप थर्ड ईयर में हो, जो सी चीज आपने रिसेंटली पढ़ी हुई है या जो सी चीज आपको अच्छे से आती है या जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप उस चीज से स्टार्ट करो एंड दिस विल रियली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। और ये वो चीज है जो मोस्टली लोग डिस्कस नहीं करते, बट आई थॉट कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो कि आपने कहाँ से चीज को स्टार्ट करना है और कैसे लेकर चलना है। नेक्स्ट वी हैव इज वेटेज एंड अप्रोच। ये आपने यूएसएमएल में किसी का रिजल्ट देखा हो तो आपको ये नजर आएगा लिखा हुआ कि किस चीज का कितना वेटेज है। तो सबसे ज्यादा पैथोलॉजी में मोस्टली चीजें जो होती हैं वो डिजीज रिलेटेड होती हैं। तो वो जो लोग कह रहे थे ना कि हमने सेकंड ईयर अच्छे से नहीं पढ़ी, हमने फर्स्ट ईयर अच्छे से नहीं पढ़ी, मैंने भी अच्छे से नहीं पढ़ी थी, लेकिन मुझे एज कहाँ पर मिला था, वो यहीं पर मिला था कि अबाउट 40-50% जो चीजें हैं आपकी फर्स्ट एड में इसमें यूएसएमएल में वो पैथोलॉजी रिलेटेड है, और मोस्टली पैथोलॉजी आपकी थर्ड ईयर से स्टार्ट होती हैं। तो ये आपके पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा हुआ तो यू कैन इजीली स्टार्ट फ्रॉम योर थर्ड ईयर एंड यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर इट द वे यू वांट टू प्रिपेयर। वो बहुत ज्यादा आपको वो अंडर कॉन्फिडेंस में आने की जरूरत नहीं है कि आपने कोई चीज पढ़ी हुई नहीं है तो आप कैसे स्टार्ट करोगे। बाकी फिजियोलॉजी है तो बिलीव मी, अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एमबीबीएस के एग्जाम पास किए हुए हैं ना, थोड़ा सा भी पढ़ के किया हुआ है, तो जितनी भी फिजियोलॉजी आपको आती है ना, आपको इतना तो पता होगा ना कि सोडियम सेल से बाहर जाता है और पोटेशियम जो है पोटेशियम जो है बाहर जाता है और अंदर जाता है, सोडियम अंदर जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, और ये चीजें तो पता है ना, तो यही आपकी फिजियोलॉजी है, यही आपके बेसिक्स है।
यू डोंट नीड टू थिंक कि आपको वो रेजिस्टेंस वाला वो नहीं आ रहा कि ब्लड की रेजिस्टेंस पैरेलल में इंक्रीज हो रही है और उसमें डिक्रीज हो रही है, आपको पॉइज लॉ नहीं आ रहा और ये सारी सर्कुलेशन वाली चीजें नहीं आ रही, तो यू आर वीक एट फिजियोलॉजी। नो, यू आर गुड एट फिजियोलॉजी। अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पास की है, आपको एसिड बेस आपको पता है कि एसिडोसिस क्या होता है, अल्कलोसिस क्या होता है, यू आर गुड विद द फिजियोलॉजी। तो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ कि आपने नहीं पढ़ा और आपको नहीं आता। नेक्स्ट है ग्रॉस एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी और एनाटॉमी में तो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बहुत ज्यादा फोकस होता है, लेकिन इसमें एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, मेक श्योर कि आप एनाटॉमी में सिर्फ वही चीजें करो जो कि इंपॉर्टेंट है, जो यूजफुल है, जो आपको बाद में काम आएंगी। जो लोग फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में अगर वो लोग मुझे सुन रहे हैं तो ये उनके लिए है कि आपकी फर्स्ट ईयर में बहुत हैवी होती है, सेकंड ईयर में भी हैवी होती है एनाटॉमी। तो मेक श्योर कि आप सिर्फ वही चीजें करो जो फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेसल्स कर रहे हो तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर इन डिटेल के हर वेसल को कहाँ पर जा रही है, उसकी कितनी ब्रांचेस हैं, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक भी फेशिया याद नहीं है, मैंने फेशियास पढ़े ही नहीं थे, और वो ना मेरे स्टेप 1 में काम आए ना वो मेरे स्टेप 2 में काम आएंगे, वो मुझे कहीं भी काम नहीं आएंगे। तो मेक श्योर कि आप चीजों को सेग्रीगेट करो कि कौन सी चीजें आपके लिए हाई यील्ड है, कौन सी लो यील्ड है, और वो जब आप फर्स्ट ईयर साथ में पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। दैट्स हाउ यू विल टेक एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी इन योर फर्स्ट ईयर एंड इन योर सेकंड ईयर। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। ये आपकी थर्ड ईयर में स्टार्ट होती है, और माइक्रोबायोलॉजी के लिए याद करने के लिए जो मेमोरी टूल है वो स्केची लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर आप स्केची नहीं भी यूज कर रहे हो, अगर आपको वैसे याद हो रही हैं चीजें, तो मेरी तरह आप भी बगैर स्केची के पढ़ सकते हो, और अगर नहीं याद हो रही तो देन यू कैन यूज स्केची। और लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं बीएनबी बूट कैंप के। बट माइक्रोबायोलॉजी सॉरी इज ऑल अबाउट मेमोराइजेशन, यू हैव टू रिमेंबर इट। फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपको पिरामिड अप्रोच यूज करनी है। आई एम सॉरी आई हैड टू मेंशन इट कि पिरामिड अप्रोच क्या होती है, लेकिन मैं सुपरफिशियली बता देता हूँ ये क्या होती है। इसमें यह है कि आप पहले बड़ी चीज करते हो फिर छोटी चीज की तरफ जाते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एंटी डायूरेटिक्स हैं, लूप डायूरेटिक्स हैं, ठीक है। अब लूप डायूरेटिक्स में फर्दर फ्यूरासेमाइड है और एथिक्राइनिक एसिड है और फर्दर डायूरेटिक्स है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, आप इस तरह नहीं करोगे कि पहले आप एथिक्राइनिक एसिड याद कर रहे हो फिर आप याद कर रहे हो कि ये लूप डायूरेटिक है और फिर ये, आप सिंपल याद करोगे फर्स्ट गो में कि लूप डायूरेटिक्स क्या होते हैं। You know about loop diuretics? Good. You don't need to remember about their names or anything. आपको बस उसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। मैकेनिज्म एक दफा याद हो गया आपको, फिर अब उसमें आप जितनी ड्रग्स चाहे याद करना चाह रहे हो कर लो, एक कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, वो बात की बात है। लेकिन पहले आप नेम याद करो, फिर ड्रग की क्लासिफिकेशन याद करो, फिर उसका मैकेनिज्म याद करो। ये अप्रोच गलत है। इस अप्रोच में आप थक जाओगे क्योंकि फार्माकोलॉजी बहुत एक्सटेंसिव है। तो ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द पिरामिड अप्रोच। पहले बड़ी चीज याद करो, फिर प्रिसाइज चीजों की तरफ जाते जाओ। फिर जब आप इथेक्राइनिक एसिड तक पहुंचोगे और फिर आप उसमें आप एडवर्स इफेक्ट्स याद करोगे उसके कि एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं और एवरीथिंग। तो दैट्स द अप्रोच यू विल यूज फॉर द फार्माकोलॉजी एंड इट रियली हेल्प्स। फिर बिहेवियरल साइंसेज है, इसमें आपका साइकेट्री आ जाता है और पब्लिक हेल्थ साइंसेज है, एथिक्स वगैरह आ जाता है। तो ये खैर शुरू शुरू में करने की जरूरत नहीं है, ये जब आप फेज थोड़ा सा आपका आगे चला जाएगा प्रिपरेशन का, उसके बाद आप स्टार्ट करते हो ये चीजें साइकेट्री और बायोस्टेट्स। तो इस पर हम अलग से थोड़ा सा सेशन रख लेंगे, उसमें डिटेल में बात कर लेंगे क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट है। ऑल्दो आई वांटेड टू कवर इट बट अभी टाइम शॉर्ट है, तो विल कवर इट सम अदर टाइम। नेक्स्ट वी हैव बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। तो यू हैव टू सी, अब जो लोग थर्ड ईयर में है ना, तो वो ये है कि वो यूवर्ल्ड साथ साथ करेंगे जब वो बायोकेमिस्ट्री कर रहे होंगे, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि बायोकेमिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या चीज आ रही है, ताकि यू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और आप मतलब बहुत फालतू चीजें जो हैं उनको अवॉइड करो। जब आप कैप्लन के लेक्चर लेते हो तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल लिखी हुई होती है हर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, लेकिन यह है कि वो आपको लॉन्ग टर्म में चीज याद नहीं रहती। तो मेक श्योर कि यू डू योर यू वर्ल्ड और क्वेश्चन बैंक अलॉन्ग साइड, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि बायोकेमिस्ट्री में क्या चीज इंपॉर्टेंट है या क्या चीज रेलिवेंट है। तो फिर आप उस चीज पर ज्यादा एम्फेसाइज करो, और जो चीजें मतलब लेस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या इतनी डिटेल में नहीं पूछ रहे तो उन पर आप कम एम्फेसाइज करो। तो ये आपका बायोकेमिस्ट्री को टैकल करने का तरीका है। बाकी लेक्चर्स वगैरह की बात हमने इस पर कर ली थी। हिस्टोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है इसमें। और इम्यूनोलॉजी जो है इसका अलग से सेक्शन है, और वो मतलब एज अ सब्जेक्ट आपने इसको काउंट करना है। नेक्स्ट वी हैव इज, थैंक यू, नेक्स्ट वी हैव इज जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स वही बात है कि जिसका वीक है तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, और जिसका वीक नहीं है जेनेटिक्स उसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, मेरे लिए प्लस पॉइंट था। तो जेनेटिक्स के लिए अगर स्पेसिफिकली आपने पूछना है या इफ यू आर प्रिपेयरिंग, तो हम फिर उस पर अलग से डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज अभी टाइम शॉर्ट है तो वी हैव टू एंड थिंग्स अप। अच्छा नेक्स्ट, सॉरी जस्ट गिव मी अ मिनट। नेक्स्ट वी हैव इज एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, 8 आवर्स का आपका एग्जाम होता है। इसमें आपके पास 8 ब्लॉक्स होते हैं, एक एक घंटे का एक ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक ब्रेक का होता है, बाकी 7 ब्लॉक्स होती हैं। अब एक ब्लॉक में 60 मिनट्स होती हैं और 40 क्वेश्चंस होते हैं। लाइक हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 90 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल, अभी खैर आपको करने की जरूरत नहीं है, डोंट नीड टू गेट इनटू डिटेल अबाउट दिस, क्योंकि एज जैसे आप अपनी जर्नी कंटिन्यू करोगे तो आपको आइडिया होता जाएगा साथ साथ चीजों का। लेकिन जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 आवर्स लॉन्ग एग्जाम होता है, और इसमें स्टेमिना इंपॉर्टेंट होता है। वो लोग जो लोग अभी मतलब 1-2 घंटे भी बैठ के नहीं पढ़ रहे और कह रहे हैं कि हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो जस्ट इमेजिन कि यू हैव टू गिव एन एग्जाम जो कि होता है 8 घंटे का। तो मेक योर सेल्फ मेंटली रेडी फॉर इट। नेक्स्ट, मैंने ये सेशन का सोचा था,
सॉरी।